हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमने जो टारगेट बनाया है अपना कि 30 दिनों में पूरी तरह बीपीएससी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवा दूं, उसका आज पहला क्लास है और वो क्लास मैं इतिहास से शुरू करने जा रहा हूं। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि मैं इतिहास को बहुत ही संक्षिप्त रूप से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसका महत्व एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही होगा। मैं आपको विद्वान बनाने के लिए इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि 30 दिनों के अंदर कैसे पूरा इतिहास को कवर कर लें, यह मैं बताने का प्रयास आपको करूंगा, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके समक्ष। आपको करना है कि इसे याद करते चलना है और फिर बीपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से अभ्यास भी करते चलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव ने आग की खोज पुरापाषाण काल में की थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी करने का प्रमाण भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भीमबेटका गुफा जो है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मानव ने पशु पालन करना मध्यपाषाण काल में आरंभ कर दिया था। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो कि मानव ने पशु पालन करना कब शुरू किया, वो आपको ऑप्शन दे देगा। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो आपको मध्यपाषाण काल को टिक कर देना है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। अब आगे बात करते हैं कि नवपाषाण काल में कौन कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट रूप से हुआ। जैसे कि मनुष्य ने अस्थायी आवास कब बनाना शुरू कर दिया, तो वह नवपाषाण काल में प्रथम बार किया। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने प्रथम बार कृषि करना भी आरंभ कर दिया। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब मनुष्य ने कृषि करना अस्थायी रूप से शुरू कर दिया, उसी समय वह अस्थायी रूप से अपना आवास भी बनाने लगा। और दुनिया का एक सबसे बेहतरीन चीज़ पहिए की खोज मानव ने नवपाषाण काल में ही किया था। यह एक उस समय की क्रांतिकारी कदम थी। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा है। एक चीज़ जान लीजिए कि तांबा मनुष्यों ने सबसे पहले खोजा था, जबकि लोहा को बहुत बाद में खोजा गया। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। गर्त आवास का साक्ष्य ब्रुजहोम में मिला है। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढा खोद कर उसमें रहने लायक आवास बनाना। सबसे पहले चावल का प्रमाण कोल्डी हवा से मिला था। दोस्तों, इतने फैक्ट आपके प्रागैतिहासिक काल में थे और इतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको प्रागैतिहासिक काल में फैक्ट नहीं पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में कौन कौन सा फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा इसका स्थल राखीगढ़ी है। दोस्तों, आपसे वो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आप मोहनजोदड़ो। बट वह पूछेगा कि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी आंसर होगा। अब आइए बात करते हैं जो बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे। जैसे देखिए, सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह जो था लोथल, बहुत ही महत्वपूर्ण था। बट दूसरा बंदरगाह जो सुरकोटदा भी था, इसके माध्यम से भी वे व्यापार किया करते थे। अब आइए बात करते हैं सिंधु सभ्यता में कौन कौन सा स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो से तो ऐसे बहुत सारे सामान मिले हैं, बहुत सारे ऐसे कि पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली है।
बट वो सारे इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं वो 2-4 ही फैक्ट हैं। सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो का अर्थ जानेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब देखिए मोहनजोदड़ो से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट तथ्य मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ मिला है जिसको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो सबसे पहला अन्नागार पूछेगा कि अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। वैसे अन्नागार आपको हड़प्पा से भी मिला है बट बहुत बड़ी संख्या में मोहनजोदड़ो से मिला है। अब एक आता है स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही अजूबा सा चीज़ है। तो विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से हुआ था। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी। ये जो पॉइंट है ना फैक्ट कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कभी सवाल आपसे ये भी करता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी पे है या हड़प्पा किस नदी पे है, तो इसको आपको याद रखना होगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये दोनों आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ से मिला है, तो 2 ऐसे शहर थे, लोथल और कालीबंगा। एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल से जोते हुए खेत का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो लोथल और चन्हू से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए सिंधु सभ्यता की पूरी जो उसकी माने क्रिया प्रतिक्रिया थी उसको अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है क्योंकि उसके बारे में हमारी जानकारी लिपि के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है बल्कि पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किसके अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपको ऑप्शन दे देगा कृषि, व्यापार, पशुपालन, तो आपको व्यापार टिक करना है। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं कहाँ से, तो सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल। वैसे माना जाता है कि घोड़े का जो अस्तित्व था वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया जाता था क्योंकि घोड़ा को इंडिया में आर्यों ने लाया था, बट कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और लोग इतने डेवलप थे बट लोहे से वह परिचित नहीं थे, मतलब लोहे को वो खोज नहीं पाए थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बोला था, तो पिग्गट ने बोला था। इस फैक्ट को याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल रंग के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस पशु से परिचित नहीं थे। जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण मुख्यतः सेल खरी से होता था। अब दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा के जो प्रमुख शहर थे वह किस नदी पे बसा हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा किस नदी पे था, रावी नदी पे था। मोहनजोदड़ो किस नदी पे था, सिंधु नदी पे था। चन्हूदड़ो किस नदी पे था, सिंधु नदी पे था। कालीबंगा किस नदी पे था, घग्घर नदी पे था। रोपर किस नदी पे था, सतलज नदी पे था। लोथल किस नदी पे था, भुगवा नदी पे था। देखिए बहुत सारे शहर हैं बट ये जो 6 है ना ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं 6 के अंदर से पूछा जाएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आपका जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो समाप्त हो गया। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता भी बहुत बड़ा चैप्टर है बट यहाँ से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल कर यहाँ पे रख दिया है। आप इतना याद करिए
काम आपका हो जाएगा। आर्य सर्वप्रथम भारत में कब आए थे? तो वैदिक काल में आए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आकर बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। दोस्तों, आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। दोनों में अंतर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ था, ये कहाँ से आए थे। तो इस पे विवाद है, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, बट यहाँ 2-3 इम्पॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। जैसे कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को किसने माना था? तो मैक्स मुलर। अब आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है, किसने बोला था? तो दयानंद सरस्वती ने बोला था। आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है, किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक बोला था। ये तीनों याद रखिएगा ना, ये 3 याद आपको रहेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। बट वैसे तो बहुत लोग बोले हैं, बट इनको याद रखिए। अब बात करते हैं वेद। वेद जो है ना वो 4 है। अब वेद में 4 है, तो इसमें 4 वेद में कौन कौन से फैक्ट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, उसको जानना बेहद जरूरी है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। वैसे तो मंत्र हैं बहुत सारे, बट उतना याद नहीं करना है आपको, सिर्फ मंडल ही पूछेगा आपसे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। इंद्र का सबसे अधिक वर्णन 250 बार ऋग्वेद में किया गया है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्णन किस देवता का किया गया है, तो इंद्र का किया गया है 250 बार। सेकेंड स्थान पे कौन है? तो अग्नि है, उसका 200 बार किया गया है। बट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। सामवेद, इसे संगीत का जनक कहा जाता है, मतलब 7 सुरों का जनक इसे माना जाता है सामवेद को। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ। यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद में क्या है? पूछेगा आपसे कि कौन से वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का वर्णन है, तो यजुर्वेद। इसके पुरोहित को क्या बोलते थे? अधर्यु कहते थे। यह गद एवं पद दोनों में है। सबसे पहला वेद है जो गद और पद दोनों में देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि गद और पद दोनों में कौन वेद है, तो यजुर्वेद होगा। इसको याद रखिएगा आप। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, इसको आप याद रखिएगा। अथर्ववेद चौथा अंतिम वेद, इसका संबंध चिकित्सा तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। अब पूछेगा आपसे कि अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है, तो इसका उपवेद अथर्ववेद है। गोत्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख इसी काल में हुआ था, मतलब कि गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही पहली बार किया गया था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ है। अथर्ववेद में ही सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आरण्यकों की संख्या 7 है, याद रखिएगा इस चीज को। उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। देखिए उपनिषदों में क्या है ना कि दार्शनिक बातों को विवेचन किया गया है। तो यह आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट पूछेगा कि वेदों का अंतिम भाग किसे कहते हैं, तो उपनिषदों को। और एक पूछेगा कि उपनिषदों की संख्या क्या है, तो 108 है, इसको याद रखिएगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सत्यमेव जयते शब्द को कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का उल्लेख है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है? मत्स्य पुराण है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। कभी पूछेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख नदी कौन है? नहीं, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। सॉरी, मतलब आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो वह सिंधु है।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली कौन है, तो आप सरस्वती को टिक करिएगा। दशराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में हुआ है और यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों यह फैक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य था। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वह सभा समितियों में भाग लेती थी, यज्ञ में पति के साथ भाग लेती थी। बट जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तित होते गया टाइम और उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया तो नारियों की स्थिति में गिरावट आ गई। लोहे की जानकारी सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यहीं से कृषि के मामले में क्रांतिकारी कदम भी उठ गया। सर्वाधिक लौह औजार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो अतरंजी खेरा से प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दर्शन की, जहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी आता है कि इस दर्शन का प्रतिपादक कौन था, उस दर्शन का प्रतिपादक कौन था। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट दर्शनों की। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कौन किया था, तो कपिल मुनि ने किया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, गौतम ऋषि ने किया था। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, पतंजलि ने किया था। पतंजलि कहते थे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, कनाद मुनि ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप 4 याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकरों का नाम है। पूछेगा आपसे कि कौन से ऐसे जैन तीर्थकर हैं जिनका ऋग्वेद में भी नाम है, तो 2 हैं, अरिष्टिनेमि और ऋषभदेव। अब आगे बात करते हैं चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में है। दोस्तों आपके समक्ष हमने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को समाप्त कर दिया है। मतलब इतने पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट थे इन तीनों टॉपिक के अंदर। यदि आपने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब आगे जो हम आपको बताएंगे वह जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महायानपद, इसको हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। वहाँ से भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को छांट लेंगे और सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपको परीक्षा में आने की संभावना है और 30 दिन में आप उसको पूरी तरह कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों।